बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब रहमान मलिक साहब यानी अब्दुर्रहमान मलिक साहब को ज़्यादातर लोग साबिक इंटीरियर मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा की हैसियत से जानते हैं और इस वक्त भी वो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सीनियर तरीन रुकन हैं। लेकिन कुछ अरसे से रहमान मलिक साहब की एक दूसरी शक्ल या एक दूसरा रूप हमारे सामने आया है और वो बतौर मुसन्निफ़ है। और मेरे सामने इस वक्त उनकी किताबें पड़ी हैं। दाइश आईएसएस के बारे में उनकी किताब है और टॉप 100 इन्वेस्टिगेशंस ये उनकी दूसरी किताब है। फिर ब्लीडिंग कश्मीर ये एक और उनकी किताब है और मूडीज़ वॉर डॉक्ट्राइन ये उनकी किताब एक और है। तो आज मेरा ज़्यादातर फोकस उनकी किताबों में जो कुछ उन्होंने लिखा है उससे मुतालिक होगा और मैं इससे आगाज़ करना चाहूँगा कि आज खुसूसन आपने एक तकरीब में जो आप ही ने उसका एहतमाम किया था, उसमें जो बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश है उससे मुतालिक आपने ये कहा है कि जी शायद तामिल ने उनको निशाना बनाया है। तो बुनियाद क्या है? सलीम साफ़ी साहब, आपने देखा होगा डिसइंफो लैब ने जो पूरी एक रिपोर्ट बनाई उसमें बिपिन साहब का भी रोल था, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो स्ट्रेटजीज़ बनती रही हैं उसमें सिर्फ अजीत डोवल का नहीं है बल्कि इनका भी था। और बहुत से मुल्कों के साथ जो बैकडोर चैनल्स में कोई काम करता था तो बिपिन साहब करते थे। और जो एक पूरी एक ऑपरेशनल सिचुएशन बनाई गई, वो प्लान बनाया गया तमिलनाडु के साथ, वो भी बिपिन साहब ने बनाया। तो बिपिन साहब काफ़ी नज़र में आ चुके थे। फिर एक रिफ्ट चल पड़ी जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं, यानी जो हैसियत आपकी जरदारी साहब के पास थी तो लगता था कि बिपिन जो है वो मोदी के रहमान मलिक थे। चलो आप कुछ कह सकते हैं, मैं आपकी बात को नहीं कहता, लेकिन अंदर रिफ्ट है। और मोदी के लिए मसला ये है कि वो इसको ज़्यादा पसंद करता था। He didn't want him to be retired, तो उन्होंने उठा के इसको चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया। लेकिन जो उस वक्त आर्मी चीफ है इस वक्त उनके साथ मोदी साहब के उतने तल्लकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि उसकी अमित शाह के साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं। तो अगर वो रहता है और चीफ ऑफ डिफेंस कोई और बनता है या इसको मौका मिल जाता है प्रेजेंट आर्मी चीफ को जो इस वक्त इंडिया का है, तो मैं समझता हूँ कि मोदी का तख्ता उठने में बड़े कम दिन लगेंगे। आपको याद होगा तो क्या उधर भी पाकिस्तान जैसा तो कभी ना हुआ नहीं है, बात तो सुने आप कोई आर्मी ये कर सकती है मार्शल लॉ वगैरह? देखिए, जरूरी नहीं होता कि मार्शल लॉ लगे। इंटरनली जब पावरफुल लोग बैठे होते हैं तो चीज़ों को जिस तरह वो घुमाते हैं, उन घुमाने का जो इनर्शिया जिसे कहते हैं टार्क, जो टार्क बनता है वो बड़ा सख्त होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि क्योंकि बिपिन ने उधर तमिलनाडु के साथ ठीक ठाक बर्ताव नहीं किया था, तो वो मेरा ले इस आड़ में बैठे हुए थे कि कभी मौका मिले तो हम कुछ करके दिखाएंगे। और एक मेजर जनरल रिटायर्ड हैं जिन्होंने कल एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, वो ज़रूर पढ़िएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ। उन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पे कहा है कि ये जो काम हुआ है बिपिन वाला, ये अंदरूनी कहानी है, ये कोई अंदरूनी एक अपना वाक़या है और इसमें कोई साजिश है। तो उनकी अपनी गवर्नमेंट की तो अभी तक जो स्टांस है या इन्वेस्टिगेशन है वो तो यही है कि हादसा है। नहीं, देखिए वो इसलिए कहेंगे, मैं देखिए अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ और असेसमेंट बेस्ड ऑन देयर ओन पीपल हु हैव बीन लीकिंग एंड टॉकिंग। अगर आज वो कहें कि वो तमिलनाडु ने मारा है, तो ये तो उनकी आगे जो स्टेट वहाँ पे कर रही है, जो जिस किस्म की ब्रूटैलिटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, तो वो कश्मीर से कम है लेकिन वो हैं। और वो आपको पता है उनको मारने वाला राजीव गांधी को कौन था? वही इलाका था ना, वही लोग थे। और ये भी पता है आपको तमिलनाडु जो हैं ये इनका तलक श्रीलंका में क्या था और श्रीलंका में वो कैसे कुछ लोग डिवाइड करके इस्तेमाल हुए। तमिलनाडु जो है वो एक आज़ादी चाहते हैं। अगर ये कह देते हैं कि उनके चीफ को तमिलनाडु ने मारा है तो इसका मतलब ये तो हार गए ना। ये एक अपने चीफ ऑफ डिफेंस को नहीं बचा सके तो और किसको क्या बचाएंगे? तो सिर्फ मैं तो कहता अल्लाह मियाँ। नहीं, तमिलनाडु तो उनका यानी तमिल टाइगर्स अब इस पोजीशन में हैं। सर एक चीज़ जो होती है, लोग थोड़े दब जाते हैं लेकिन फिर सामने आ जाते हैं। आपने देखा कि टीटीपी दब गई, पाकिस्तान टीटीपी दब गई और हम सब लोग कहते हो बस गया, ख़त्म हो गया मामला, फ़कीर मोहम्मद भी गया, वो खरसानी भी गया, और दूसरा जो है मौलवी नूर मोहम्मद भी गया।
लेकिन अब देखें वो उभर के आए ना, आज वो आपके साथ सामने टेबल पे बात करने की बात करते हैं, बंदों को रहा कराने के बाद वो कहते हैं हमें जलालाबाद में पॉलिटिकल ऑफिस दे दो। अच्छा, ये आपने टीटीपी का जिक्र किया, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर टीटीपी बड़ा थ्रेट है या दाइश बड़ा थ्रेट है? मैं कह रहा दोनों की है। मैं ये समझता हूँ कि टीटीपी पाकिस्तान और टीटीपी अफगानिस्तान, इनकी आपस में गहरी दोस्ती है, अब बहुत ज़्यादा दोस्ती है। इन्होंने एक दूसरे की जंग जो है वो टीटीपी पाकिस्तान एंड टीटीए अफगानिस्तान, हाँ जी हाँ, जो अफगान तालिबान है, तो उनकी आपस में एक गहरी दोस्ती भी है और गहरा तल्लक भी है। तो हमें ये पिछले सालों में बताया जाता रहा कि जी ये जो टीटीपी और टीटीए का कोई ताल्लुक़ नहीं है और टीटीपी को राव वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं, इंडीएस वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं और टीटीए से मुतालिक हमारी सिंपति थी। तो ये मैं तीनों को क्लैरिफाई कर देता हूँ और इस क्लैरिफिकेशन के साथ साथ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो फैसला हुआ था कि 31 अगस्त से पहले तालिबान काबुल में दाखिल नहीं होंगे, मैंने 1.5 महीना पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये 31 से पहले चले जाएंगे। आपने भी पढ़ा होगा, वो 31 से पहले गए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, नॉलेज नहीं था, मेरे पास कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही थी और वो ये थी कि सारे जो खोस के तालिबान थे वो पहले जाना चाहते थे काबुल में, तो उनको टीटीपी पाकिस्तान थी जिसने हेल्प की। 25,000 उनके लोग वहाँ पे हैं और इस वक्त टीटीपी के जी बिल्कुल 25,000 लोग, बिल्कुल मैं आपको ऑथेंटिक फिगर दे रहा हूँ। और उसमें दैश की क्योंकि आपने बात की है, तो दैश जो पाकिस्तान में मुनज़्ज़म की गई, किसने की, वो एक लंबी चौड़ी है दास्तान, खालिद खरासानी, यू नो हिम वेरी वेल, और ये सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे। और जो लोग रिक्रूट हुए थे दैश के लिए पाकिस्तान से, जिसके लिए हमेशा चीखता रहा रोता रहा कि भाई हो रहे हैं, नहीं मानते थे लोग, याद है। इवन एक दो इंटीरियर मिनिस्टर ने भी मेरे बात कहा कि नहीं ये कोई यहाँ पे तो उमर खालिद खरासानी तो अब भी टीटीपी में है, दाइश के साथ नहीं है। सर, उसने सबसे पहले जो खलीफा अपने आप को जाहिर किया था वो दाइश के साथ था और अगज़ई एजेंसी के हाफिज सईद ने दाइश की बुनियाद रखी। नहीं सर, रखी तो उसी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं तो ये पहले खालिद खरासानी था जिसने पहला खलीफा होने की बात की, और 2 बंदे थे डस्के से। अब अफ़गान तालिबान से तो हमारी हुकूमत के बड़े अच्छे ताल्लुकात है और शायद पाकिस्तान ही वाहिद उनका वकील है इस वक्त दुनिया में। तो टीटीपी वाले ठीक है 30,000 है जितने भी है आप बता रहे हैं, वो अगर उनके पास हैं तो वो हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं और उनको हैंडल करने का ये मुज़ाकरात वाला तरीका ठीक है। मैं एक चीज़ बताऊँ, बसीयत एक राइटर के या एक छोटा मोटा इंटेलेक्चुअल होने की वजह से किसी चीज़ का हल बुलेट नहीं होती, बॉम्ब्स नहीं होते हैं, नेगोशिएशन होती है। लेकिन नेगोशिएशन भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आपको पता है कि टीटीपी पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के लोगों को मजालिम किए, आपको पता है जो वहाँ पे पेशावर में हुआ, 7 शरीफ में हुआ या मैरियट में हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूँ बिल्कुल करें मुज़ाकरात, लेकिन वो लोग जिनके लाहिकीन इस वक्त हैं और वो शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने ये काम किया, कम से कम वो काउंटेबल तो हों। आज अगर आप उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट देखें टीटीपी की, तो उन्होंने कहा है कि हमारी जंगबंदी नहीं है, अगर हमारे बंदे 112 रिलीज नहीं करते तो हम जंगबंदी नहीं करते। इसका बलूच मिलिटेंट ने भी तो मारा है ना पाकिस्तानियों को। जब उस सब्जेक्ट पे आएंगे तो सर मैं नहीं, तो उधर ये क्यों नहीं किया जाता कि भाई उनसे बात करने से पहले जो है जो मुतासिरीन है उनको एतमाद में लिया जाए। देखिए बात यह है कि गुलिया तो सबसे मुतालिक है। नहीं, अब देखें, आप थोड़ा सा इसको एक बॉक्स में रख के आप ज़रा वो देख लें। इसको मैं इस बॉक्स को आपको मैं क्लियर कर दूँ, आपको भी और पब्लिक को भी, कि टीटीपी जो है इस वक्त है ये एक दिन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी है। देखें वो हमारे सबॉर्डिनेट नहीं बन रहे हैं, वो पाकिस्तान के झंडे को उस तरह तस्लीम नहीं करते जिस तरह हम कहते हैं। वो तो अटकता की बात करते हैं, क्योंकि तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान तो एक ही थी ना, एक ही नानी थी इनकी। तो फिर अफगान तालिबान कैसे हमारे दोस्त हो सकते हैं? मैं अभी उसी पे आया हूँ। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कैच किया जिस पे मैं आने लगा। राइट, प्रॉब्ली यू आर रीडिंग माय माइंड सर। हाँ। अब उसमें अगर देखें आप तो टीटीपी पाकिस्तान जो है उसने मुज़ाकरात शुरू किए, चलो जैसे भी शुरू हो गए मुज़ाकरात की जो बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने अब डिमांड किया कि हमें पे जलालाबाद में एक पॉलिटिकल ऑफिस दे दो। तो अगर आज आप उनको पॉलिटिकल ऑफिस दे देते हैं, इनमें और मुक्ति बानी में क्या फ़र्क रह जाएगा? मुक्ति बानी में भी ऐसे ही हुआ,
किस तरह इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। आज ही मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि टीटीपी पाकिस्तान जो है उसको इंडिया सपोर्ट करता है, करता रहेगा, करता था। मैंने अपनी कानों से कन्वर्सेशन सुनी है बिटवीन द पीपल टॉकिंग विद द इंडियन एजेंट्स, और कुछ लोगों को पैसे देते हुए आई हैव गॉट दम रेड हैंडेड। I have got documentary evidence which I showed in 6-hour briefing of the Senate as a minister. अब सर आ गई आपने जो बात की है कि अफ़गानिस्तान वाले हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मुझे डाउट होता है फ्रैंकली, इसलिए कि हमने तो बहुत सेक्रीफाइस किया अफ़गानिस्तान के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हम उनको लेके गए और फतह हमने कराई, बिल्कुल ऐसा क्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी बात है नहीं है। ये तो अमेरिका का फैसला था निकलना वहाँ से। नहीं, आप लोग फरमा रहे हैं ना कि टीटीपी के लोग 20-30 हज़ार उनके साथ है, काबुल उन्होंने उनके साथ पता किया, बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि दोनों के करीबी रवाबित हैं जी। तो अगर फिर और साथ कहते हैं कि टीटीपी से सुलह नहीं हो सकती वो पाकिस्तान के, तो मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि अगर वो साथ हैं, अगर रहमान मलिक साहब और जरदारी साहब साथ हैं, और मैं कहूँ खुदा न खास्ता कि भाई रहमान मलिक साहब जो है वो कभी जो है मेरे दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर जरदारी साहब कैसे मेरे दोस्त हो सकते हैं? एक चीज़, आप एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। हाँ। जब आप एक ग्रुप की और एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो देखना ये होता है कि इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है। टीटीपी पाकिस्तान को आपको पता है इंडिया से मिली, और ये भी आपको पता है अफगान तालिबान को भी इंडिया ने मदद दी, और जो मदद अफगान तालिबान को, जी बिल्कुल, मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ कि कैसे मिली। ये आपको पता है कि कुछ एक अफगान जो है इंडियन जर्नलिस्ट मारा गया था, ठीक है जी, ही वॉज गोइंग टू एक्सपोज दिस लिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस वक्त उसको मार दिया गया। ये जो अभी स्पिन बोलदक में मारा गया। बिल्कुल सर। अच्छा, अब आए सर, जो सिचुएशन वहाँ पे सामने है इस वक्त, तो आपको शक नहीं है ना कि अमेरिका नहीं चाहता था अफ़गानिस्तान में, काबुल में किसी भी सूरत पे अफ़गानी तालिबान दाखिल हों। जब वो दाखिल हुए तो उन्होंने गुस्सा सबको दिखाया, हम पे भी दिखाया, सब पे दिखाया, ये कैसे आ गए। अच्छा, अब वो देखें जब पहुँचे वहाँ पे तो उन्होंने जो फतह का जश्न मनाना था 9/11 वाला, वो तो ना मना सके। अब वो आज तक अपनी क्लैरिटी के साथ नहीं आए, लेकिन मैं ये फील कर रहा हूँ कि देयर इज सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूएस एंड अफगान तालिबान। मैं ये आपको बताता हूँ, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये अमेरिका और अफगान तालिबान, बिल्कुल देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग जो इनके दरमियान हो चुकी है, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है ये। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो रहमान मलिक साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरिए में। हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर दाखिला और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब अब्दुर्रहमान मलिक साहब। इस वक्त ये बात हो रही है कि आपकी पार्टी के और इस्टेब्लिशमेंट की भी एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। सर मेरी बात सुनिए कि आप कहाँ टीटीपी, कहाँ वो टेररिस्ट, और कहाँ बेचारी मासूम सी डेमोक्रेसी पे आप आ गए हैं। नहीं, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। एक चीज़ मुझे बता दें कि अंडरस्टैंडिंग किन के साथ है। अगर वो एक स्टेक होल्डर हैं, वो पाकिस्तान का डिफेंस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कि वो कैसी अंडरस्टैंडिंग है, कैसी हुई है। तो अगर मैं ये भी कहूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की भी कोई फिर इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मेरा ख्याल है कि जो हाँ, वो भी, क्योंकि आप भी लंदन आते जाते रहते हैं, तो नहीं, मेरा ख्याल है मैं जितनी दफ़ा गया मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई। नहीं, लेकिन खबर तो आपको मिली। खबर मुझे यहाँ बैठे भी आती है, यहाँ बैठा हूँ तभी भी मेरे पास खबरें आ रही हैं। मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सलीम साहब, वो पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ गॉन टू डॉग्स। पाकिस्तान की सरहदें इस वक्त मजबूत नहीं है। तो यही कि पाकिस्तान को बचाने की खातिर आपकी पार्टी से अंडरस्टैंडिंग और नवाज शरीफ से राब्ते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सारी पार्टीज़ इकट्ठी हों। मैंने इमरान खान को भी कहा था कि अपनी जो आपने अना है उसको निकाल के फेंक दो, और आप लेके आओ अपने सारी अपोजिशन को, बैठो और हल निकालो कि इन क्राइसिस से कैसे निकलना है। आपने बात कर दी तो दूर चली जाती है। मुझे पता है दुनिया में कहीं, एक चीज़, दुनिया में कहीं 4 महीने की वार्निंग दी जाती है कि हम आपके खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने किस बेसिस से फैसला किया कि हम जो लॉन्ग मार्च है 4 महीने के बाद करेंगे? 4 महीने के बाद हुकूमत ही 10-11 महीने के लिए रह जाएगी। तो ये दरमियान में कुछ हो रहा है? मेरा ख्याल है कुछ हो नहीं रहा, हो चुका है।
और कोई अंडरस्टैंडिंग है, ये बेहतर है वो आप नून लीग और नहीं, मैं नून लीग की बात, मैं पीडीएम की बात पीडीएम और मुख्तलिर हलकों के दरमियान। मैं कह रहा पीडीएम की वो किसी जगह भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी बाहर के मुल्क के साथ के थ्रू भी हो सकती है। अच्छा। देखें ना, हमारे यहाँ तो एक रवायत रही है, प्रॉक्सी वॉर तो यहाँ से होती रही है, जो आपने बहुत लिखा है इसके ऊपर, थोड़ा बहुत पीडीएम की अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही है, हो चुकी है। 4 महीने इसकी दलील है। और या अगर किसी के और पास आपकी पार्टी की तो फिर हतमन हो चुकी है। हतमन नहीं हुई मेरे हिसाब से, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं तो फिर वो तो 4 महीने की डेडलाइन। अगर आपकी उसी बात से मैं ले लूँ, अगर हमारी बातचीत हो चुकी होती तो हम लाहौर का इलेक्शन न जीते। अगर आप उस स्टैंडर्ड से जाते हैं, अगर बातचीत ना हो चुकी होती तो आपकी पार्टी इतनी वोट ले सकती। नहीं देखिए वो नहीं, वोट की देखें। अब वोट का आपको पता है, पीटीआई थी नहीं वहाँ पे, पीटीआई के खिलाफ लोग हो चुके हैं, ठीक है, और कोई अच्छी कारकर्दगी भी नहीं थी नून लीग की। अब जो वोट जाना था दूसरे किसी को, तो आपको पता है पैट वाले वोट तो नहीं देंगे नून को, टीएलपी वाले भी उनको वोट नहीं देंगे, तो हम तो बुगजे माविया में मिल गए ना, तो हम तो शुक्र अदा करते हैं ना, चलो कम से कम कुछ तो चला, कुछ एक ताज़ा हवा मेरी तो अंदाज़ा ये कि पेशावर का जलसा भी कौम के वसीतर मफाद में कामयाब हुआ और लाहौर में भी ज़्यादा वोट कौम के वसीतर। जब बंदा सोचना शुरू कर दे एक अदर साइड को तो बड़ा लंबा चला जाता है, तो फिर तो बहुत सी चीज़ें। अच्छा मलिक साहब, लंबा नहीं चलाते, ये तो आपकी तहकीक है, तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसर जो आपकी उसका खुलासा है वो मुझे बयान कर दीजिए। शाहनवाज भुट्टो को किसने मारा? काज ऑफ डेथ जो थी, इट वाज टेरेबल और बड़ी दर्दनाक थी। उनको वार पॉइजन दे के मारा गया, और जो वार पॉइजन को दिया गया, मुझे फ्रेंच पुलिस ने बिल्ली पे ट्राई करके दिखाया, और जिस तरह वो मरी बिल्ली सामने इन फ्यू मिनट्स, वही जो सिचुएशन थी जो रिपोर्ट में थी, वही रिपोर्ट उस पे थी शाहनवाज भुट्टो साहब पे। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया उनसे भी मैंने जाकर रब्ता किया। उस शाम को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और पूरी फैमिली में बीच पे खाना खाया, बड़ी बेगम साहबा भी साथ थी, बड़ी खुशी खुशी वो घर गया कपल, और जाते वक्त शाहनवाज भुट्टो ने कहा मोहतरमा को मैं सुबह नाश्ता आपसे पास करूँगा, चले गए। सुबह सुबह रिपोर्ट आ गई कि ही इज़ डेड। जब तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि एक कैप्सूल जो है वही वार पॉइज़न का, ये वार पॉइज़न जो मुर्सा भुट्टो भी और शाहनवाज भुट्टो भी अपने अपने बैग में रखते थे। इसकी टोटल प्रोडक्शन पूरी दुनिया में 1 किलो होती है, और इट इज़ मोस्टली यूज फॉर एस्पेनाजेस एंड टू किल पीपल। अब तो बहुत से नए तरीके आ गए, लेकिन उस वक़्त ये तरीका था। तो जब ये वो वाइन पीते थे, वो वाइन में वो डाला गया, और जब वो पुकार रहा था मदद के लिए तो नोबडी केम फॉरवर्ड। उसकी बच्ची जो थी वहाँ पे घर पे, शाहनवाज साहब खुद अपने पास रखते थे बिल्कुल, उनके बैग में होता था, जो उसकी बीवी को पता था, और मुर्तज़ा साहब भी रखते थे, वो भी रखते थे। और शाहनवाज की वो उनका जो मेरे पास एक्सप्लेनेशन मैंने लिया वो ये था कि वो कहते थे कभी अगर पाकिस्तान जाते हुए जनरल ज़िया हक ने हमारा जहाज़ नीचे ले गए तो हम जहर खा के मर जाएंगे। वो दे बड़े खुददार किस्म के बच्चे थे, जो तामिल करते थे, जब वो कोई भी करते थे। बहरहाल एक जब बंदा जुनून में होता है और जज्बा होता है बदले का, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द फ्रेंच अथॉरिटीज़, इसमें जो अबैटमेंट पाई गई थी वो उनकी वाइफ की थी। वाइफ की उन्होंने ट्रेस की, और जिसको मैंने सारा वो रिकॉर्ड देखा, शी यूज्ड टू मीट सम अमेरिकन्स इन मर्सीज, जो एक शहर है, वहाँ की तस्वीरें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी एफआई में पड़ी हुई हैं। और उसके बाद साहब जब ट्रायल शुरू हुई तो अमेरिकन की रिक्वेस्ट पे उनकी वाइफ को इमीडिएटली अमेरिका ले जाया गया, और आज भी वहाँ पे जो ट्रायल है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आज तक वो ट्रायल आगे नहीं जा रही है, और फ्रेंच गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी उस लड़की को, उसकी वाइफ को। तो ये हम कह सकते कि शाहनवाज के कत्ल में जनरल ज़िया का नहीं, अमेरिका का हाथ था। अभी देखें ना, अमेरिका को क्या इंटरेस्ट था उसमें, किसी ने करवाया होगा ना। तो ये चीज़ अभी तक आगे नहीं चली, वो तो उनकी बीवी बता सकती है, या वो अमेरिकन एजेंट उसको था, को किसने इस्तेमाल किया। चलो, जो पाकिस्तानी सरजमीन पे हुआ, मोहतरमा को मारने वाले तो थे टीटीपी के लोग, लेकिन मंसूबा किसका था? ये जो मंसूबा बना था, जो मेरे पास उस वक्त इन्फॉर्मेशन थी, जब मोहतरमा हम चले भी थे तो दुबई में, हमें याद है, मुझे हमारे एक दोस्त थे खोरी साहब, वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ द रॉयल फैमिली देयर, उन्होंने मोहतरमा के पास आए कि आपके ख़िलाफ़ कत्ल का मंसूबा बन चुका है, आप नहीं जाएँ। मोहतरमा ने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगी। तो उस वक़्त मोहतरमा ने नहीं माना, ठीक है, हालांकि उनकी इन्फॉर्मेशन थी इसके मामले में। ठीक, चलते चलते वक्त आ जाता है,
पहले एक मीटिंग लंदन में होती है मेरे घर में, और वो फैसला हो जाता है एक तारीख का। और ज़ाहिर आई वाज द चीफ नेगोशिएटर ऑन बिहाफ ऑफ बेनज़ीर भुट्टो टू गेट द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन पाकिस्तान, जिसकी तफसील मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है। जनरल कियानी उनकी तरफ से थे, मैं मोहतरमा की तरफ से। तो एक चीज़ तो पे क्या डील तय पाई थी? मैं डील का लफ्ज़ मैं इसलिए नहीं कहूँगा। अच्छा, क्या मुफाहमत थी, शराइत क्या थे कि बीबी ने क्या करना है और मुशर्रफ साहब ने क्या करना मैं है? आपको दो वाक़या ज़रा बता देता हूँ आपकी इत्तला के लिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है और ये हकीकत है, किसी को वेरीफाई करना तो कर लें। मोहतरमा ने सिर्फ कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इलेक्शन चाहिए, और इलेक्शंस भी मुझे फेयर चाहिए। जिस तरह इन दिनों नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। नहीं, उस पर भी आ जाए, मियां साहब की बात कर लेते हैं। मेरा किसी के साथ ना भुगस है ना मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, और उसमें मियां साहब उस मामले में कैसे आते हैं वो भी मैं आप एक हिस्ट्री से वो पर्दा उठा देता हूँ आपको, वो भी उठा देता हूँ उसमें। खैर, वहाँ पे मेरी बातचीत शुरू हुई। जनरल कियानी, दो अफसर और मैं नाम नहीं लेता, वो तशरीफ़ ले आए लंदन, हमारी बातचीत हुई, और जब चले गए तो हमारा तय ये हुआ कि मोहतरमा पाकिस्तान आएंगी एक गिवन डेट पे, और इलेक्शन जो है वो अनाउंस करेंगे, और इलेक्शन चाहिए। वी डू नॉट वांट एन आर ओ। मैं लिख के देता हूँ जो बिल्कुल गलत और हकीकत नहीं है, क्योंकि एन हमने साइन किया था। वो कैसे, अबू धाबी में बड़ी एक सीक्रेट मुलाकात हुई, और बड़ी देर बाद वो लीक भी हुई, जिसमें मैं भी था, बीबी थी, जनरल कियानी भी था, और एक जनरल उनके साथ होते थे जो कोर्ट कमांडर रहे हैं बहावलपुर। तो बेसिकली एक ट्रांजिशन की डिसीजन हुई। और जो लास्ट मीटिंग हुई हमारी अबू धाबी में, आप जनरल मुशर्रफ से पूछिए, बताएंगे। वो आए, कहते आते ही, हाँ मलिक साहब बड़ा सुना आपके मतलब, हाउ यू शुड हैव बीन विद मी। तो मैं, नहीं जनरल साहब, यू शुड हैव बीन विद अस। अच्छा, हाँ, पूछ रही थी छोटी छोटी बातें। लेकिन ये था कि फिर वो बीबी के आने के हक में नहीं थे उस वक्त? नहीं, उस वक्त ये हुआ कि हम ही कमरे बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, तो फिर जनरल मुशर्रफ की और बीबी की 1-to-1 मीटिंग हुई 15 मिनट की, ठीक है। लेकिन दोनों ही सेटिस्फाई नहीं लग रहे थे बातचीत से। बीबी गई वाशरूम में, तो मुझे जनरल मुशर्रफ कहते हैं, मलिक साहब ये आपकी बहन है, तो काफ़ी सख्त हैं, तो इनको आप कहेंगे अभी पाकिस्तान ना हो। अच्छा। मैंने कहा, जनरल साहब अभी आप बैठे हुए हैं, आप खुद बात करें। नेचुरली इफ शी हैज सेड नो टू यू, तो शी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, शी इज़ वेरी एडमेंट अबाउट थिंग्स। खैर वही हुआ, बीबियाँ बाहर आती हैं, तो जनरल मुशर्रफ कहता, मोहतरमा मे आई रिक्वेस्ट यू समथिंग, यू कम एंड ऑफ दिसंबर, वी विल सेलिब्रेट न्यू ईयर टुगेदर। बीबी तो आपको पता बड़ी समझदार थी। आई विश शी वाज लाइव, पाकिस्तान के हालात ही डिफरेंट होते। कहती, जनरल हु आर यू टू स्टॉप मी कमिंग टू पाकिस्तान, इट्स माई डिसीजन एंड आई विल कम अकॉर्डिंग टू माई वे, बिकॉज आई गिवन द कमिटमेंट टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, आई विल गो। सो उन्होंने कहा, फिर मैं आपकी लाइफ की गारंटी नहीं देता हूँ। अच्छा, ये कहा उन्होंने कहा जी फिर आपकी सिक्योरिटी का ख़तरा है वहाँ पे, ये मसला होगा आपके लिए। खैर सर, बातचीत ख़त्म हो गई, चले गए, हमने कन्वे कर दिया। तारिक अजीज़ साहब से पूछिएगा, फ़ैसला यही हुआ कि हमने जाना है। अब ये सारी बैकग्राउंड के साथ जो हमारे पास इतलात थी और जो हमारे पास अलर्ट्स आ रहे थे, कमाल सेक्रेटरी इंटीरियर रहा मेरे साथ, बाद में मैंने वो सारी फाइलें भी देखी। वो सारे अलर्ट्स में 2 बंदों पे अलर्ट था, एक मेरे पे, एक मोहतरमा पे, और हमें ये कहा गया था कि आप एक गाड़ी में नहीं जाएंगे। और किसकी तरफ से था? टीटीपी की तरफ? टीटीपी की तरफ से। बेसिकली उधर से आते थे जितने थे कि वे ये आपके पे हमला। तो आप लोगों की फाइनल फाइंडिंग्स यही थी कि टीटीपी ने ही मोहतरमा को? मैं इसलिए बताता हूँ कि मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड बेसिकली इसमें बैतुल्लाह मसूद था, और कोई एक मिनिस्टर आया था अफगानिस्तान से, और टूरिज़म का मिनिस्टर था जो उसके साथ बहुत मिलता था बैतुल्लाह मसूद के साथ। और बैतुल्लाह मसूद के करज़ई हुकूमत का मिनिस्टर? जी सर, अब ये आपको मैं एक दे रहा हूँ, एक डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। टूरिज्म मिनिस्टर पता कर लीजिएगा, और वो पैसे भी दे के जाता था इसको। और इसकी रिपोर्ट, क्या नाम था उसका? मुझे नाम नहीं उसका याद, लेकिन पड़ा हुआ, मैं किसी को निकाल के दे दूंगा। लेकिन उन्होंने वो पैसे भी देते थे। अब आगे चलिएगा। जब हम तो फिर जिस दिन मोहतरमा पे हमला हुआ तो उसी दिन पहले करज़ई साहब से मुलाकात हुई थी, तो करज़ई साहब ने भी उनको वार्न किया था कि एक दिन पहले उन्होंने कहा, हाँ नहीं, करज़ई साहब ने नाहिद खान को भी कहा कि ये लैंड ना करें डायरेक्ट पाकिस्तान में, ये पहले अफगानिस्तान आ जाए, मैं इनको अपनी प्रोटेक्शन में पाकिस्तान लेके जाता हूँ। विच बीबी एक्चुअली डिक्लाइंड कि मैं नहीं करूँगी। ये अभी तक किसी का रिकॉर्ड में नहीं आया। अब अजी नाहिद से पूछ लीजिएगा, शी विल टेल यू। नहीं, मैं इसमें हैरान हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनका मिनिस्टर प्लानिंग में मुलविस था, दूसरी तरफ करज़ई साहब उनको मुतनब्बे कर रहा था कि आप क्या ये ज़रूरी है कि वो जो उसका मिनिस्टर है करज़ई का उसी का बंदा हो?
दुनिया में एस्पिनॉजेस जो होते हैं, बहुत से आपने पढ़े होंगे, उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन मैं इसकी तह तक पहुंचा। तह तक कैसे पहुंचा? अच्छा, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि मुशर्रफ साहब का तो कोई हाथ नहीं था। देखें, हमने सिर्फ मुशर्रफ साहब से ये कहा था कि आपने किस बेसिस पे ब्रिगेडियर साहब को बुलाया उस वक्त जो थे, आपको याद है, और फिर उनको कहा कि जाके आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यू हैड नो अथॉरिटी टू डू दैट। उस बेसिस पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और इसमें नहीं तो उनके पास ऑडियो आ गई थी और बाद में आपकी फाइंडिंग्स भी आज भी आप कह रहे हैं कि बैतुल्लाह महसूद नहीं किया था। नहीं, आप आगे थोड़ा सा, मैं वहाँ नहीं रुका था। आफ्टर ऑल आई एम ए स्मॉल इन्वेस्टिगेटर, आई वांटेड टू गो एक्चुअली राइट इन दी डेप्थ। तो हुआ ये था कि बैतुल्लाह महसूद के साथ जो एक हाजी साहब थे, और हाजी साहब के साथ उन्होंने 2 बंदे तैयार किए। एक वो सईद जो बलाल था, और एक था इकरामुल्लाह जो इस वक्त टीटीपी पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट नंबर 2 पे पोजीशन पे है, और वली नूर के साथ वो इस वक्त मौजूद है। अगर आप 1000 पेज की वो बुक जो वली नूर ने लिखी है, उसमें उस हमारी इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने कंफर्म किया है। क्या होता है, अखोड़ा खटक जो है, इट रिमेन्ड एक्चुअली द हब ऑफ द एक्टिविटीज़। कैसे? दारुल हक्कानिया। जी हाँ, हक्कानिया। इसमें हुआ कि एक था बंदा चटान, और अबैदुर्रमा चटान उसका नाम था, और ये हमने बड़े तरीके से इस तक पहुँचे, और ये हमें 3 महीने पहले हमें कोई क्लू नहीं था कि ये कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। तो जो टेलीफोन इस्तेमाल हुए थे, बहुत 2 मिलियन के करीब हमने उनकी छांटी करके वी रीच अबाउट 11 to 12 फ़ोन्स। उसमें वो फ़ोन एक दफ़ा बोला, तो हमें जब वो मिला वो नंबर, उस नंबर को मैंने कहा अब चलने दें, बंद नहीं करना, ना बंदे ने छेड़ना इसको किसी को। उससे मिला हमें अबैदुर्रहमान के ससुर का नंबर, जो मोहतरमा की शहादत के बाद उसने शादी की। वहाँ से हम चले, इसके 2 भाई फ़ौज में थे, एक घोड़े वालों में, एक किसी और में, बट वो मुलव्वस नहीं थे। जब हमने उसको टेल किया और जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे उनकी स्टेटमेंटें ली सब की, तो ये चले सर वहाँ से बैतुल्लाह महसूद के ओरिजिनल गांव से, और ये रास्ते में एक मदरसा आता है टल के करीब, वहाँ ठहरे, और वहाँ से खोड़ा खटक आए ये। और यहाँ पे इनके एक मौलवी साहब थे जिन्होंने आके इनको नमाज पढ़ाई, सफ़ेद कपड़े बनाए, और जन्नत में जाने के लिए तरीक़ाकार जो उनको बताते हुए आगे लेके आए इनको। फिर वो जो थे 2 लड़के, शफ़क़त और उसका जो ब्रदन लाए, वो फिर उनको जाके वो बस पे लेके आया। अबैदुर्रहमान जो था, चटान जो था वहाँ पे इसके बस अड्डे पे, उसके बाद फिर ये लेके घर गए। उसका DNA हमने जूतों का भी कराया, कपड़ों का भी कराया, तो ये मैच डेट के ये वही लोग थे। अब बात ये थी कि ये थे जो हैंडलर थे, पीछे कौन था? मैंने सर पूरी कोशिश की उस मौलवी को अरेस्ट करने के लिए खोड़ा खटक में। अब जो मेन चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अबैदुर्रहमान जो है, इसको हमने ट्रेस कर लिया, और ट्रेस करके हम इसको पेशावर से पकड़ना चाहते थे। हम पहुँच गए वहाँ तक, तो हमारा रहा था कम इस पे आज कुछ 4 साढ़े 4 बजे इन पे अरेस्ट करेंगे। सर कैन यू इमेजिन कि जब हम गए, हमें नहीं मिला नहीं, दूसरे दिन अबैदुर्रहमान वाज किल्ड थ्रू अ ड्रोन। The only drone which came to Khyber Agency was that drone। अब मैं ये पूछता हूँ दुनिया से भी, हर एक से, कि भाई वहाँ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था, कभी भी आपने खैबर एजेंसी पे ड्रोन नहीं मारा, क्यों मारा? तो सर इसमें बहुत सी चीज़ें गौरतलब थी। तो इससे कुछ आप मेरे जहन में शक पैदा कर रहे हैं मुशर्रफ साहब से मुतालिक। नहीं, आप जो चीज़ आप मुझसे करवाना चाहते, मैं एज इन्वेस्टिगेटर तो नहीं था ना, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जनरल मुशर्रफ चाहते, आप हुकूमत मेरी बात सुने, अगर वो चाहते, मेरी बात सुने, हाँ। अगर वो चाहते तो उनको बॉक्स सिक्योरिटी दे देते, मोहतरमा बच जाती। मैं उस रात की बात करता हूँ जिस रात को मोहतरमा ने जाना था। जनरल दीम आए और मोहतरमा ने कहा जनरल दीम आ रहे हैं, तो ये सब चले जाएं, सर मैं और आप मिलेंगे। ये मैं आंखों देखा हाल अर्ज़ कर रहा हूँ, उसके बाद आप आखज़ कर लीजिए कि आखिर वो कौन सी ज़रूरत थी और कौन सी वो बात थी कि DGI साहब द टाइम कम्स टू मोहतरमा। तो इस तरह DGI साहब के बैठ गया मोहतरमा के साथ। मैंने कहा मोहतरमा इफ़ यू अलाउ मी आई विल गो, जो आप बात कर लें। तो उसने कहा नहीं, यू सिट। अगर जनरल नदीम साहब को कोई इतराज़ नहीं, उन्होंने कहा नहीं मुझे इतराज़ नहीं है आपका, तो इसमें कोई शक नहीं। जनरल नदीम ने कहा कि कल आप लियाकत बाग ना जाएं, आप पे अटैक एमिनेंट है। उन्होंने कहा कम वट में गो एंड टेल जनरल मुशर्रफ कि धांधली इतनी करनी
जितनी मैं हजम कर लूँ। जब इन्हें पता था कि अटैक होना है, वाई डिड दे लव बेनज़ीर टू गेट आउट द हाउस? ऐसी पहले 10 दिन पहले जब इन्हें इन्फॉर्मेशन थी, उनको बीबी को नहीं जाने दिया, बाहर नहीं जाने दिया। और फिर अगर इतनी सख्त इन्फॉर्मेशन थी, बाग सिक्योरिटी क्यों दी? उनकी सिक्योरिटी वहां से विड्रॉ करके नवाज शरीफ की तरफ क्यों भेजी? अगर जबरन रोकते तो फिर आप लोग कहते कि नहीं सर, वो ये तो होता नहीं जाने दे रहे हैं। जब किसी की जिंदगी का सवाल होता है, अगर उनके जहन में कुछ गलत होता तो फिर रात मैं वो मान लेता हूँ, मोहतरमा को क्यों बताते? आगे मानना, सिक्योरिटी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर का फर्ज था, हुकूमत वक्त का था ना। आप उस वक्त शौकत अजीज़ को तो दे रहे थे, मेरे दोस्त चौधरी शजाद साहब को दे रहे थे। और एक और बड़ी ज़रूरी बात मैं बताऊँ आपको कि जो बड़ी समझ की बात है, जो कि लोगों को भी पता होना चाहिए, कि उसी दिन उसी वक्त पे जबकि मोहतरमा अपनी तकरीर ख़त्म कर रही है तो मियाँ नवाज शरीफ पर हमला हो जाता है। और हमले की सूरत में वहाँ की जो पुलिस थी, जो सारी डिप्लॉयड थी मोहतरमा के लिए, वो सारी की सारी निकाल ली जाती है। सफदर भाई का झगड़ा हो जाता है डीएसपी इश्तियाक के साथ, वो उसको थप्पड़ मार देता है। वहाँ एक अजीब सा हालात हो जाते हैं। बहरहाल हमने कंट्रोल किया, और ये बिल्कुल गलत है। कहते हैं कि जो रास्ता डाइवर्ट किया गया, नो, रास्ता पहले से बंद था। लेफ़्ट को जो जाना था उसमें, वो बाज़ार की तरफ जो है, राजा बाज़ार की तरफ से, वो बंद था, और बंद भी वो ब्लॉक से था। अब जब जाता है सर रास्ता, और वहाँ पे आपके हज़ारों लोग जा रहे हैं, इसमें से गुजरने की आप परमिशन देते हैं, तो सिक्योरिटी किसकी नाकामी है? गवर्नमेंट की। अभी जब इसी जगह आप लोगों ने बीबी को क्यों गाड़ी में खड़े होने की खैर हमने तो इजाज़त दी। मोहतरमा तो एक और वाक़या था, तो मोहतरमा तो आपको पता अपने माइंड की थी। तो जब आपकी नहीं मान रही थी तो वो, मैं तो था ही नहीं गाड़ी में, मैं तो अगली गाड़ी में था ना, मैं तो अगली गाड़ी में था ना, मैं तो उनकी गाड़ी में नहीं था। गाड़ी में कौन कौन थे? गाड़ी में बाजी नाहिद थी, अपने वो थे मीन फ़हीम साहब थे, सफदर साहब थे, एक वो शहनशाह था, एक वो लड़का उनका नौकर था, ये लोग थे वहाँ पे। और ये भी जो पता चला, मेरे पास एफिडेविट है वहाँ पे कुछ लोगों को, उन्होंने कहा कि मोहतरमा ने कहा कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ। और ये जो कुछ तो कहते हैं कि जी बाबर अवान साहब और आप मोहतरमा को उधर छोड़ के निकल आए। बार वो जितनी मरते जितनी मूव बातें आप बाबर वान से ही पूछ लीजिए, आप अगर दोस्त पर तो बाबर से पूछ लीजिए, वो भी मेरे साथ था। लेकिन गाड़ी क्योंकि हमारी आगे थी, पुलिस कह रही थी मूव, मोहतरमा की गाड़ी आ रही है पीछे और चल रही गाड़ी। अब देखिए, आप पूछ लीजिए को, उसको कसम दे के, आपके फरतुल्लाह बाबर झूठ नहीं बोलेगा, आपको बताएगा। हम सारे उसमें बैठे थे, बल्कि एक जनरल भी बैठे हुए जो क्रिकेट के बोर्ड के थे। लेकिन क्योंकि ये बदनसीब जब भी कहीं नजर आता है, लोग इसको नहीं, तो जब धमाका हो गया तो आप लोग वापस नहीं मुड़े? ना, धमाका उस वक्त हमने खुद फेस किया। धमाके के वक्त हमारी गाड़ी ऐसी ऊपर उठी है। हाँ। और पीछे मैंने मुड़ के देखा है तो मोहतरमा नीचे जा रही थी उस वक्त। तो मुझे एक टेलीफोन आया, एक नहीं, तो फिर आप लोग उधर मोहतरमा के साथ रह गए? नहीं, हम जब उन्होंने कहा कि मूव करें आगे, तो हम मूव करते गए। जब हम मूव करके लेफ्ट को निकले हैं तो थोड़ी, क्योंकि रश बहुत था, पीछे नजरें नहीं कुछ आ रहा था, तो हम कोई तकरीबन आधा फरलांग गए होंगे, तो बीबी पीछे नहीं थी, गाड़ी बीबी की। तो मैंने, आप पूछ ली बाबर अवाम को, मैं नीचे उतरने लगा था, बाबर अवाम ने मुझे पकड़ लिया, बाबा तेरे पे भी तो है ना थ्रेट, तो तू बाहर ना निकल। मैं तो निकलूंगा। सामने से एक इंस्पेक्टर गाड़ी पे आ रहा था, उसे मैंने पूछा मोहतरमा किधर गई है? कहता है मेरे हिसाब से वो उधर चली गई हैं या ऊपर से जाएंगी एयरपोर्ट से। तो हमने कहा हम पीछे तो अब जा नहीं सकते, हमने गाड़ी सीधी निकाली और हम चल पड़े कि ये पॉलीक्लिनिक जाएंगी या वो जाएंगी पेम्स में। जब हम नज़दीक पहुँचे तो हमें कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर हम बिलावल हाउस के करीब जो है जरदारी हाउस, इसमें जो ड्राइवर था उसका भाई वहाँ था, उसे पता किया, उसने कहा जी वो चले गए हैं वहाँ पे जो सेंट्रल अस्पताल है। तो फिर हम सेंट्रल अस्पताल गए। वहाँ पे जब हम गए तो उस वक्त जो पूरी सिचुएशन थी आपको पता है, वो डेथ उनकी स्पॉट पे हुई, और डेथ जो है वो उनके बम से नहीं हुई थी, डेथ उनकी जो लगा था ना उनको, जो एज था उसका, वो था। तो बहरहाल अभी आप जो असली बात की तरफ आना चाहते हैं कि जब ये सारी की सारे हो रहे थे तो एटलीस्ट 8 लोग ऐसे हैं जिनको हमने ट्रेस किया कि वो इसमें मुलव्वस थे। यार वो क्या ही वाक़या होते थे कि जिसके पीछे हम भागते थे या जाते थे वो मार दिया जाता था। आप इस तरह करें, इस किताब में पढ़िएगा, इस किताब में बहुत डिटेल है। और एक रिपोर्ट मैं मोहतरमा की जो 27 को जो है उस पर रिलीज़ कर रहा हूँ उर्दू में, ताकि बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ जाए। और देखें जी, अगर मुशर्रफ साहब का कोई मसला नहीं है तो शुड कम एंड फेस। लेकिन टीटीपी तो अच्छा आगे भी देखें उनके जान के पीछे भी पड़ी हुई थी, तो अपने कातिल के साथ कोई कैसे मंसूबा बना सकता है? एक चीज़ आगे देखें ना, एक सिचुएशन को आप सामने रखें, आखिर क्या ज़रूरत पेश आई थी कि जो पुलिस का रजिस्टर था उसमें टैंपरिंग क्यों की गई?
वो टेम्परिंग में ही तो उनको सज़ा हुई पुलिस ऑफिसर्स को। क्यों टेम्परिंग की गई? ये बताने के लिए कि यहाँ से तो पुलिस गई नहीं थी। आप समझे ना? तो ये वाक़या जो है, इसको ज़ाहिर अभी कोर्ट के पास है, कोर्ट में चालान जमा करा दिया था, हम तो चले गए थे, याद है आपको। तो हमने जितनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी थी कर दी। फिर जुल्फ़कार उसको आगे लेके जा रहा था, वो सब कुछ जानता था, उसको किस बुरे अंदाज से शहीद किया गया। और शहीद करने वाला कौन था? वही जो जमात इस्लामी के एक ऑफिसर के घर से वो पकड़ा गया था, खालिद शेख। तो ये उसी का अजीज़ था ना, उसी का तो बेटा था ना। तो अब फिर इसके ताने बाने ज़रा निकाले ना, बहुत सारे हैं। तो हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, आगे जा रहे थे हम, लेकिन हुकूमत बदल गई। और हुकूमत बदलने के बाद आपने देखा कि जिस अंदाज से 5 साल थे आपके पास, सारे इन्वेस्टिगेशन में 20-20, 25-25 साल लगते हैं। ये कोई इतना आसान नहीं होता। आपने क्या निकाल लिया लियाकत अली खां का? मुझे बताया ना, अभी तक निकाला नहीं निकला ना। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि हम बीबी के सामने जब क़यामत के बाद सामने रूबरू होंगे तो कम से कम शर्मिंदा नहीं होंगे। जनाब रहमान मलिक साहब के साथ जिरगा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद जिरगे में। आज के जिरगे में हमें इज़्ज़त बख्शी है जनाब रहमान मलिक साहब ने। बीबी ने तो जिन लोगों पे पहले से इल्ज़ाम लगाया था या शक जाहिर किया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग उनका हाथ, अगर वो जिंदा तो होती, उसमें एक को तो आपने अपने साथ हुकूमत में मिला लिया। आप देखें, अगर सियासी तौर पे आगे जाते हैं जिन्होंने मिलाया, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। और वो आपके दोस्त हैं जिन्होंने वो लेके आए थे और उनको फिर कुछ थोड़ी मजबूरी हो गई। बहरहाल एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि अगर स्टेटमेंट थे, आप मुस्कुराहट आपकी बता रही है, आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहता। बहरहाल इसको थोड़ा आगे ले चलें। अगर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें उस वक्त की, और जो इन्वेस्टिगेशन के मरवजा रूल्स हैं, जो बंदा इल्ज़ाम लगाता है उसका अपना बयान होना बहुत ज़रूरी होता है पुलिस के सामने। खुदा अल्लाह ने ऐसा मौका नहीं दिया और मोहतरमा की शहादत होगी, लेकिन हमने हर एक को इन्वेस्टिगेट किया, इवन इजाज़ शाह को भी, हर एक को, हाँ जी बिल्कुल, हर एक को इंटेरोगेट किया, हर एक स्टेटमेंट मौजूद है। बिल्कुल, उनको भी किया, मैंने भी स्टेटमेंट दी, सब ने स्टेटमेंट दी ताकि किसी को गिला ना हो। मैं एक चीज़ बता दूं, लेकिन ये तीनों तो आपके उसमें क्लियर है ना। कौन? मैं तो देखिए, मेरे पास पेरेंटली उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आई थी। लेकिन अगर ये इजाज़ शाह, जनरल हमीद गुल और परवेज इलाही साहब के, मैं ये कह रहा हूँ कि अपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई थी जिसके तहत वो अरेस्ट। लेकिन मलिक साहब, वक्त हमारा बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। लेकिन जाते जाते मैं ये कह दूँ कि बीबी के कातिल पाकिस्तान, TTP पाकिस्तान थी, इसके सीनियर लोग थे। पाकिस्तान से लोग कुछ मुलवस हो सकते हैं, लेकिन जितने किरदार इसमें मुलवस हुए सबको आइडेंटिफाई भी किया, पकड़ा भी, सज़ा भी दी कोर्ट ने, और फिर उसको छोड़ा गया। इसका सवाल तो आप किसी और से पूछें ना, मुझसे तो ना पूछें। अब हम गए हुए हाई कोर्ट में, बैठे सब जुडिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और अब अगर हमें हमारे अफगान तालिबान, जिनको मैंने दोबारा आपके थ्रू और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सराजुद्दीन हक्कानी साहब को मिले तो मेरा भी मैसेज दे दीजिएगा कि हमें ये इकरामुल्लाह दे दें और हमारे पास दे दें, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि उस पर भी कातलाना हमले 2 हो चुके हैं। BBC इंटरव्यू करना चाहता था, जिस रात को करना चाहता था उस रात को उसको मारने की कोशिश की गई। तो आप, और वो जो BBC का रिपोर्टर है उसने एक प्रोग्राम मेरे पे भी किया था, जरदारी साहब पे भी किया था, बिलावल साहब का भी इंटरव्यू लिया उन्होंने। ये उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पे बताया है कि ये मैं उसको इंटरव्यू करना चाहता था एंड ही वाज अटैक्ड। और उसके साथी जो पाकिस्तान TTP के और कुछ अफगान दोस्तों ने उसकी मदद की, और ये कंधार में वाक़या पेश आया था। मुझे ये बताएं, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं, ये बगैर किसी वजह के नहीं हो सकते, लेकिन अपेरेंटली हमारी सेटिस्फेक्शन जो है बिल्कुल है कि इसमें मेजर रोल जो था वो TTP के था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये तो आप मामले को ये भी अमेरिका तक ले जाते हैं, अगर ड्रोन और ये सारी चीज़ें। नहीं तो वो देखें, अगर हमारी हुकूमत रहती तो मैं उस ड्रोन के कोऑर्डिनेट, उस ड्रोन को आने की इजाज़त कहाँ से मिली, किस रास्ते से वो, किस एंगल से, किस पैरामीटर से, किस रेडियस से वो पाकिस्तान में आया, तो मेरी समझ में आ जाती बात। लेकिन अमेरिका ने तो मुशर्रफ साहब, फिक्र ना करें, दोबारा आएंगे हुकूमत में इंशाल्लाह। जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई वो भी निकालेंगे हम इंशाल्लाह। इसके बाद भी इम्कान है पीपल्स पार्टी का। आप व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल इन दी पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। कभी सोचा था आपने कि जब मियाँ नवाज शरीफ आए थे, उनके अपने दोस्तों ने कहा था हमें अरेस्ट करके ले जाओ, 2 बंदे नहीं थे,
और जब इलेक्शन हुआ तो 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास। क्या महरक़ात होते हैं पाकिस्तान की सियासत में, क्या क्या सीक्रेट चीज़ें आती हैं, क्या क्या हिडन वाक़यात होते हैं। आपका एतमाद बता रहा है कि पीपल्स पार्टी की मुफाहमत नहीं, हो नहीं रही, हो चुकी है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं, आपको ना मैं कन्फेस कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने वर्कर्स पे, अपनी लीडरशिप पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रीफाइसेस पे उतना ही इत्मीनाद है जितना आप मेरे साथ इत्मीनाद के साथ बात कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह आएंगे पावर में। बहुत शुक्रिया जनाब रहमान मलिक साहब, हमें वक्त आप एक और एपिसोड करें आप तो। हाँ नहीं, यकीनन एक किताब का नहीं चैप्टर, ये जो वाक़यात हैं और फिर आपने जिस तरह इनको इकट्ठा किया है तो ये तो एक नहीं 10 प्रोग्रामों में भी इनका अहाता मुश्किल है। चलो मैं पब्लिक के सामने एक कमिट करता हूँ कि आपको जब भी टाइम हो आप एक एपिसोड मेरे साथ कर लिया करें। सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान की बहुत सी पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें और क्या हुआ, क्या हो रहा है और अभी आगे क्या होने वाला है। मैं नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ मिलकर शायद मैं कुछ लोगों को खबरदार कर सकूँ कि हम किन बुरे हालात से जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए और मुझे इस एतमाद और इज़्ज़त अफ़ज़ाई से नवाजने के लिए। आज के इस स्पेशल जरगे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।